बैक टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू टॉपिक दैट इज हिप जॉइंट बायोमैकेनिक्स। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से समझना है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम बायोमैकेनिक्स एंड इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है एग्जाम में। तो इस टॉपिक को प्लीज अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं अबाउट हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट को हम कॉक्सा फेमोरल जॉइंट भी कहते हैं या फिर फेमोरो एसिटाबुलर जॉइंट भी कहते हैं। तो अगर हिप जॉइंट की जगह इन दोनों में से कोई नाम आता है तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि हिप जॉइंट की बात हो रही है। अब ये तो हमें पता है कि जो आपका हिप जॉइंट है वो किसके बीच में बनता है। तो ये बनता है हिप बोन का जो एसिटाबुलम वाला पार्ट होता है उससे और जो फीमर का हेड होता है उसके बीच में, यानी कि एसिटाबुलम ऑफ पेल्विस एंड द हेड ऑफ फीमर, उसके बीच में जॉइंट बनता है दैट इज नोन एज दी हिप जॉइंट। एंड ये एक साइनोवियल जॉइंट होता है। एंड साइनोवियल जॉइंट में भी कौन सा जॉइंट होता है? डायआर्थ्रोडियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसकी जो मोबिलिटी है वो ज्यादा है एंड स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, टू सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड टू ग्लूटियल आर्टरी, दीज आर दी ब्लड सप्लाई फॉर योर हिप जॉइंट। अब आ जाते हैं नर्व सप्लाई के ऊपर कि कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं हिप जॉइंट को। तो ये सारी जो नर्व्स आपको यहाँ पे लिस्टेड दिख रही हैं दैट इज द फीमोरल नर्व, नर्व टू रेक्टस फेमोरिस, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर नर्व, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। सो दीज आर द नर्व्स व्हिच सप्लाइज योर हिप जॉइंट। अब रेस्टिंग पोजीशन की बात करें कि जब हिप जॉइंट रेस्टिंग फेज में होता है या रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो उसकी क्या पोजीशनिंग होती है। सो 30 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन एंड 30 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन अलोंग विथ लेटरल रोटेशन। तो जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, सो दिस इज द रेस्टिंग पोजीशन ऑफ द हिप जॉइंट। अब बात करते हैं क्लोज पैक पोजीशन में, यानी कि जो हिप जॉइंट है वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। तो वो कौन सी पोजीशन होगी? फुल एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। कैप्सुलर पैटर्न क्या होगा कि अगर हिप जॉइंट में कोई पैथोलॉजी होती है, कैप्सुलर पैटर्न कैसे जाएगा उसमें कि सबसे पहले मीडियल रोटेशन और फ्लेक्शन लिमिट होगा, फिर एबडक्शन, फिर एक्सटेंशन एंड सबसे लास्ट में आपका लेटरल रोटेशन लिमिट होगा। बट सबसे पहले आपका मीडियल रोटेशन और फ्लेक्शन जाता है जब भी कैप्सुलर पैटर्न की पैथोलॉजी हमें देखने को मिलेगी हिप जॉइंट में। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो मैंने आपको बोला कि ये हाईली मोबाइल जॉइंट है एंड इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू दी मोबिलिटी फैक्टर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें होता है 3। हिप जॉइंट के अंदर अब देखो क्या होता है कि जो फीमर है एंड जो एसिटाबुलम का सॉकेट है वो बहुत ज्यादा डीप होता है। इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है हिप जॉइंट को वो यहाँ से मिलती है। कंपेयर करें अगर हम शोल्डर जॉइंट से, तो शोल्डर जॉइंट का जो ग्लिनोइड फॉसा होता है वो एसिटाबुलम से थोड़ा सा इतना डीप नहीं होता, तो वहां पे हमें लेब्रम मिलता है, राइट। जिसकी वजह से जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है यानी कि जो ग्लिनोइड फॉसा है उसकी जो कनकेविटी है वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट ग्लिनोइड लेब्रम, राइट। बट यहाँ पे जो एसिटाबुलम है ये ऑलरेडी बहुत कॉन्केव है, तो फीमोरल हेड जो है वो आराम से इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द हिप जॉइंट, राइट। तो सबसे पहले आती है हमारी प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस। तो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस की मैंने जैसा आपको बताया कि हिप बोन का जो एसिटाबुलम वाला पार्ट होता है दैट फॉर्म्स द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ योर हिप जॉइंट, राइट। अब ये बात ध्यान रखना कि हिप बोन के अंदर और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, इलियम एंड इशियम, बट इसमें जो आता है वो एसिटाबुलम वाला जो पार्ट है पेल्विस का या हिप बोन का वो पार्ट लेता है इन दी मेकिंग ऑफ योर हिप जॉइंट। अब जो एसिटाबुलम है यहाँ पे आपको इमेज में हाईलाइटेड दिख रहा होगा कि ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉनकेव होता है। एंड अगर हम हिप बोन की या पेल्विक बोन की बात करें तो वहां पे ये लेटरली पोजीशनिंग होती है इसकी, ना कि मीडियली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं एंड इन 3 पार्ट से थोड़ा थोड़ा मिलके एसिटाबुलम आपका बनता है। तो प्यूबिस 1/5 एसिटाबुलम बनाता है, इस्कियम 2/5 बनाता है एंड जो रेस्ट ऑफ द एसिटाबुलम है दैट इज फॉर्म्ड बाय योर इलियम पार्ट ऑफ द हिप बोन और द पेल्विस बोन। अब बात करते हैं पोजीशनिंग ऑफ एसिटाबुलम की। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो पोजीशनिंग है एसिटाबुलम की वो लेटरली होती है, बट कितना लेटरली कितना इंफीरियरली ये सब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज। तो 50 डिग्री इट इज टिल्टेड लेटरली, 20 डिग्री इंफीरियरली एंड 20 डिग्रीज एंटीरियरली। तो अगर आपसे कोई पोजीशनिंग पूछता है एसिटाबुलम की तो आपको यही 3 बातें मेंशन करनी है।
अब अगर आप एसिटाबुलम की पेरिफेरी देखोगे, यानी कि जो आउटर पार्ट है एसिटाबुलम का, जो पेरिफेरी है उसको देखोगे, तो नीचे से ना वो थोड़ा ब्रोकन है, तो उसको हम कहते हैं एसिटाबुलर नॉच। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि जो पेरिफेरी है एसिटाबुलम की वो कवर होती है हाइलिन कार्टिलेज से, बट जो उसका इंफीरियर एस्पेक्ट है ना वहाँ पे वो इंटरप्टेड होती है, एक डीप नॉच होती है वहाँ पे, जिसे हम कहते हैं एसिटाबुलर नॉच। अब ये जो एसिटाबुलर नॉच आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रही है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि इसके ऊपर से एक लिगामेंट जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, एंड ये लिगामेंट और जो एसिटाबुलर नॉच है उन दोनों के बीच में एक टनल बनता है जिसे हम कहते हैं फाइब्रो ऑसियस टनल। इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो एसिटाबुलम तक पूरी पहुंचती है, यानी कि जो एसिटाबुलम का फॉसा है वहां तक आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो चली जाती है, इसलिए ये जो आपका फाइब्रो ऑसियस टनल है, एसिटाबुलर नॉच है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट है, ये इसलिए जरूरी होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसिटाबुलर नॉच पे ही आपका ये जो ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट है ये प्रेजेंट है। अब एसिटाबुलर लेब्रम की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो शोल्डर जॉइंट है वहां वहां पे भी आपका ग्लिनोइड लेब्रम प्रेजेंट होता है। सिमिलरली एसिटाबुलम पे भी आपका जो एसिटाबुलर लेब्रम है वो प्रेजेंट होता है। तो जो पेरीफेरी होती है एसिटाबुलम की, इट इज कवर्ड बाय दिस लेब्रम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड है इट इज योर एसिटाबुलर लेब्रम, एंड इसका अगेन वही फंक्शन होता है कि ये कनकेविटी को इंक्रीज करता है, जिससे कि जो जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी बनी रहे, क्योंकि ऑब्वियसली एक साइनोवियल जॉइंट है एंड उसमें भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो इसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ एडिशनल फैक्टर्स चाहिए होते हैं, एंड एसिटाबुलर लेब्रम इज वन ऑफ देम। सो इट इज एनालॉगस टू द मेनिस्काई ऑफ द नी एंड द लेब्रम ऑफ द शोल्डर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहला था तो ये कॉन्केविटी मेंटेन करता है जिससे कि आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। अब दूसरा फंक्शन क्या होगा कि क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ऐड हो गया है तो जो फोर्स ट्रांसमिशन है वो कार्टिलेज से थोड़ी हटके इसके थ्रू भी आ जाएगी, तो ये शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम कर लेता है। जॉइंट की स्टेबिलिटी तो बढ़ी रही है इसके थ्रू, एंड इसके अंदर कुछ नर्व एंडिंग्स भी आती हैं जिसकी वजह से प्रोप्रियोसेप्शन एंड पेन का जो हमें इंडिकेशन होता है वो मिल जाता है, सेंसेशन फील हो जाती है। अब ये तो हुई बात हमारे प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस की जिसमें आपका एसिटाबुलम आ गया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। तो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस में फीमर बोन आती है। अब फीमर बोन का कौन सा वाला पार्ट हिप बोन में पार्ट लेता है, हेड ऑफ फीमर। ठीक है, तो जो डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस आती है आपकी हिप जॉइंट की, इट इज द हेड ऑफ फीमर। अब जो हेड ऑफ फीमर है, अगर आप यहाँ पे इमेज में ध्यान से देखो तो एक कंप्लीट सर्कल नहीं है। जो हेड ऑफ फीमर है इट इज 2/3 ऑफ अ स्फेयर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कंप्लीट स्फेयर नहीं है। अब हेड ऑफ फीमर भी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपने साइनोवियल जॉइंट पढ़ा होगा तो आपको पता है कि दोनों जो बोन्स होती हैं जो साइनोवियल जॉइंट बनाती हैं वो कवर्ड होती है हाइलिन कार्टिलेज से, या फिर इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जो आपका फीमोरल हेड है वो भी आपका हाइलिन कार्टिलेज से कवर है। अब हेड ऑफ फीमर की बात करें तो हेड ऑफ फीमर की पोजीशनिंग कैसी होगी, सो इट फेसेस मीडियली, सुपीरियरली एंड एंटीरियरली विद रिस्पेक्ट टू द फीमोरल शाफ्ट एंड कॉन्डाइल्स। तो अगर मैं फीमर का जो अपर एंड है या फिर अगर मैं फीमर का जो हेड है उसकी पोजीशनिंग देखूं इन कंटेक्स्ट या फिर इन रिलेशन टू द शाफ्ट एंड द लोअर फीमोरल कॉन्डाइल्स, तो इसकी पोजीशनिंग क्या है, मीडियली है, सुपीरियरली है एंड एंटीरियरली है। अब अगर आप हेड ऑफ फीमर को ध्यान से देखोगे तो वहां पे एक डिप्रेशन होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं फोविया कैपाइटिस, एंड ये फीमोरल हेड के बीचों बीच होता है, मीडियल पार्ट में होता है। यहाँ पे कोई आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फीमर का हेड है इट इज कवर्ड विद आर्टिकुलर कार्टिलेज, राइट। बट यहाँ पे कोई भी आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होता। एंड ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एक लिगामेंट अटैच होता है जिसे हम कहते हैं लिगामेंटम टीरिस। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है यहाँ पे, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस कैसी है, प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस कैसी है, राइट। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द एंगल्स ऑफ फीमर। तो फीमर बोन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो बातें आती हैं, एक आता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एक आता है एंगल ऑफ टॉर्जन। ये बात हमने जब शोल्डर जॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, तब भी मैंने आपको ये दो एंगल्स बताए थे ह्यूमरस में। सिमिलरली ये जो एंगल है ये आपको फीमर में भी देखने को मिलते हैं, तो आओ अब इनको अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जैसे कि आपको इमेज से दिख रहा है, तो ये एक एंगल बनेगा। अब एंगल बनेगा तो किसी दो लाइन के बीच में ही बनेगा। तो पहली लाइन कहाँ से पास होगी, हेड ऑफ द फीमर से। तो आपको एक लाइन दिख रही है जो हेड ऑफ द फीमर से सीधी पास हो रही है, एंड जो दूसरी लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, फीमोरल शाफ्ट के थ्रू। तो इन दोनों लाइन्स के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है,
एंड ये हमें कहाँ से दिखेगा, सामने से दिखेगा ना, क्योंकि एक हम हेड के थ्रू लाइन पास कर रहे हैं एंड एक हम शाफ्ट के थ्रू लाइन पास कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो हम सामने से ही तो खड़े होकर देखेंगे, तो दिस एंगल इज शोन इन दी फ्रंटल प्लेन। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है या वैल्यू होती है, इट इज 110 to 144 डिग्रीज। ठीक है, दूसरी बात जो आपको इस एंगल की ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम एज होने लगते हैं तो ये जो एंगल है ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है। बर्थ के टाइम पे ये एंगल की जो वैल्यू है, जो रेंज है, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एन ओल्डर अडल्ट, राइट। नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखो वही इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इट चेंजेस विद एज। अब दूसरा एंगल जो बनता है यहाँ पे, दैट इज द एंगल ऑफ टॉर्जन। अब ये जो एंगल ऑफ टॉर्जन है ये कहाँ से बनता है, सो अगेन एक लाइन पास होती है। अब एंगल है तो दो लाइंस के बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो एक लाइन तो जो हमारे हेड, फीमोरल हेड के थ्रू पास हो रही थी वैसे ही पास हो रही है, एंड दूसरी जो लाइन है वो कहाँ से पास होती है, जो डिस्टल फीमोरल कॉन्डाइल्स है, यानी कि जो लोअर एंड यानी कि जो लोअर एंड ऑफ द फीमर है वहां से पास हो रही है दूसरी लाइन। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन, एंड ये बनता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन में, यानी कि आप नीचे से इस एंगल को देखते हो ट्रांसवर्स प्लेन में। तो देख रहे हो एक लाइन आपकी जा रही है, येलो कलर की जो लाइन है ये आपके हेड ऑफ फीमर के थ्रू जा रही है, एंड दूसरी जो पिंक कलर की लाइन है वो आपकी जा रही है फीमोरल कॉन्डाइल्स के थ्रू, एंड इन दोनों के लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ टॉर्जन, एंड इट इज सीन इन द ट्रांसवर्स प्लेन। सो चाइल्ड में या न्यू बॉर्न में इसकी वैल्यू इट इज 30 to 40 डिग्रीज, अडल्ट मेल में इट इज 15 एंड इन फीमेल इट इज 18 डिग्रीज। सो फीमेल्स में जो एंगल ऑफ टॉर्जन है इट इज मोर एज कंपेयर टू द अडल्ट मेल, राइट। अब अगर आपने कभी फीमर की जो ऑस्टियोलॉजी है वो पढ़ी होगी, या फिर मैंने भी आपको अभी शुरुआत में बताया था कि जो फीमोरल हेड है दे आर इंक्लाइन मीडियली एंड एंटीरियरली विद रिस्पेक्ट टू द शाफ्ट एंड द लोअर एंड ऑफ द फीमोरल कॉन्डाइल्स, राइट। तो यहाँ पे फीमर बोन के अंदर एक हमें टॉर्जन देखने को मिलता है मीडियली या एंटीरियरली विद रिस्पेक्ट टू द लोअर एंड ऑफ द फीमोरल कॉन्डाइल। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो रोटेशन होती है ये कब होती है, फीटल लाइफ में होती है, एंड इसे हम कहते हैं मीडियल रोटेशनल माइग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो शाफ्ट और कंडाइल्स हैं वो मीडियली टॉर्जन हो जाते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हेड और नेक का लेटरल टॉर्जन हो गया। ठीक है, तो ये हमें फीमर में देखने को मिलता है, फीमर बोन में। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ टॉर्जन पे वापस आते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसके बीच में बन रहा था, एक लाइन जा रही थी हेड ऑफ फीमर के थ्रू एंड दूसरी लाइन जा रही थी शाफ्ट के थ्रू। ये एंगल की वैल्यू थी 110 to 144 डिग्रीज। ठीक है, एंड अब बात करते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन की। सो एंगल ऑफ टॉर्जन किन दो लाइंस के बीच में बन रहा था, एक लाइन तो आपकी फीमोरल हेड एंड नेक के थ्रू पास हो रही थी, एंड जो दूसरी लाइन थी वो आपके फीमोरल कॉन्डाइल्स के थ्रू पास हो रही थी, एंड मेल्स में ये होता है 15 डिग्रीज एंड फीमेल्स में होता है 18 डिग्रीज। अब अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ जाता है, अब देखो कोई भी एंगल है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एंगल बढ़ेगा या वो एंगल कम होगा या फिर वो नॉर्मल पे ही रहेगा। ठीक है, बट जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं कॉक्सा वेल्जा, और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हो जाता है उसे हम कहते हैं कॉक्सा वेरा। सिमिलरली अगर एंगल ऑफ टॉर्जन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, देन इट इज नोन एज एंटीवर्जन, एंड अगर कम हो जाता है तो इसे हम कहते हैं रेट्रोवर्जन। अब इन सारी टर्म्स को हम अच्छे से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के ऊपर। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा कि बीच में तो बिल्कुल नॉर्मल एंगल है। अगर ये एंगल बढ़ जाता है, यानी कि जो वेट बेयरिंग लाइन है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, फीमोरल नेक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये एंगल बढ़ जाता है, इसे हम कहते हैं कॉक्सा वेल्जा। एंड अगर जो आपका फीमोरल हेड है वो नीचे की तरफ आ जाता है तो ये जो एंगल है ये कम हो जाएगा, एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉक्सा वेरा। तो दो ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कॉक्सा वेल्जा की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फीमोरल हेड है वो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर की तरफ को हो गया है तो ये एंगल बढ़ जाएगा, दिस इज नोन एज कॉक्सा वेल्जा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेट बियरिंग लाइन है वो ज्यादा वर्टिकली शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, एंड क्योंकि आपका जो फीमोरल हेड है वो शाफ्ट के बराबर आ जाता है, यानी कि शाफ्ट का जो सीधा ओरिएंटेशन है उसी के बराबर लगभग आपका जो फीमोरल हेड है वो आ जाता है, इसलिए जो वेट बेयरिंग की लाइन है वो भी शिफ्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बेंडिंग फोर्सेस होती हैं फीमोरल नेक पे वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है लेटरल ट्रेबिकुलर सिस्टम की वो कम हो जाती है, विच अल्टीमेटली लीड टू डिक्रीज इन दी स्टेबिलिटी ऑफ द हिप जॉइंट।
दूसरी बात कॉक्सा वेल्जा में क्या होती है कि आपको पता है कि जो हमारी एब्डक्टर्स मसल है उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, मूवमेंट कराने में, मैकेनिकल एडवांटेज देने में। तो कॉक्सा वेल्जा की वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका फीमोरल हेड है एंड जीटी यानी कि जो आपका ग्रेटर ट्रोकैंटर है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे आप इमेज में ध्यान से देखो कि जो आपका फीमोरल हेड है एंड जो आपका जीटी है उसके बीच का डिस्टेंस कितना कम हो गया है बिकॉज ऑफ द मोर वर्टिकल इंक्लिनेशन ऑफ द फीमोरल हेड। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है एब्डक्टर्स मसल का वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको लिवरेज प्रिंसिपल जो है, जो हम लिवरेज पढ़ते हैं, लिवर सिस्टम पढ़ते हैं, वो यहाँ पे हमें काम नहीं आ पाता। सो लिवरेज जो है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर लिवरेज कम हो जाएगी तो हम जिस काम को करने के लिए अगर मान लो हमें 50% ताकत लगानी पड़ रही थी, अब उसी काम को करने के लिए हमें 80% ताकत लगानी पड़ेगी। तो हमारा जो जनरेशन ऑफ पावर है या फिर जो मसल की फोर्स प्रोड्यूस करने की ताकत है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी ताकि जो आपका मूवमेंट है वो अच्छे से हो पाए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉक्सा वेल्जा में कितना फर्क आ जाता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल हिप अलाइनमेंट, राइट। सो अब इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो जॉइंट रिएक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है बिकॉज आपकी जो वेट बेयरिंग है इट इज नाउ मोर वर्टिकली, एंड दूसरा जो आपके एब्डक्टर मसल्स हैं आपने उनकी फोर्स को कम कर दिया, राइट। तो उनका क्या होता है, उनका जो मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा था वो उतना अच्छे से नहीं मिल पाएगा, राइट। Because of coxa valga, there is also decrease in the amount of femoral articular surface because the head of femur points more superiorly। ठीक है, आप जैसे आप यहाँ इमेज में ध्यान से देखोगे कि अब जो आपका femoral head है, नॉर्मली वो एसिटाबुलम के साथ बढ़िया तरीके से जॉइंट बना रहा होता है, बट क्योंकि अब femoral head का जो ओरिएंटेशन है वही चेंज हो गया, तो एसिटाबुलम में जितना वो एरिया कवर करता था उतना अब वो कवर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो भी अफेक्ट हो रही है, एंड इसकी वजह से डिसलोकेशंस, एफएआई, लेबरल टीयर्स, ये सब भी आपको देखने को मिल जाते हैं इन कॉक्सा वेल्जा। अब बात करते हैं कॉक्सा वेरा की कि भाई ये जो एंगल है ये कम हो गया, यानी कि जो फीमोरल हेड है वो ऊपर जाने की जगह अब नीचे आ गया है, जितना नॉर्मल होता है उससे भी वो नीचे आ गया। सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एंगल है वो कम हो जाएगा, एंड इसे हम कहते हैं कॉक्सा वेरा। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा ही एंगल कम नहीं हो गया, तो ये बेनिफिशियल होता है, इससे कोई ज्यादा हमें हार्म नहीं होता, बल्कि इससे स्टेबिलिटी ही इंप्रूव होती है, ठीक है। क्यों इंप्रूव होती है, क्योंकि एक तो जो आपका फीमोरल हेड है वो एसिटाबुलम के अंदर और अच्छे से डीपली वहां पे बैठा हुआ है, तो स्टेबिलिटी कॉन्केविटी जो है वो अच्छे से कवर कर पा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। एंड ऑल्सो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में अभी हिप एबडक्टर्स के बारे में बताया था कि उनका मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाता है इन कॉक्सा वेल्जा, राइट। बट अगर कॉक्सा वेरा है एंड ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं है, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है एबडक्टर्स मसल का वो अच्छा इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा फोर्स जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड जो जॉइंट रिएक्शन फोर्स है वो कम हो जाती है। बट ये कब है कि अगर आपका जो कॉक्सा वेरा है वो ज्यादा ना हो तो। कॉक्सा वेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो आपकी फीमोरल नेक है उस पे आपको बहुत ज्यादा फोर्सेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फीमोरल नेक का फ्रैक्चर भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो। सो कॉक्सा वेरा की वजह से कौन कौन सी पैथोलॉजी हो सकती है कि आपको स्लिप कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस आपको देखने को मिल सकता है इन अडोलेसेंस। तो अगर ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे है तो इट कैन लीड टू अ पैथोलॉजी। हमने पढ़ा था अबाउट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसमें आया कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वेल्जा। अब हम बात करेंगे अबाउट द एंगल ऑफ टॉर्जन। तो एंगल ऑफ टॉर्जन हमने पढ़ा था किसके बीच में बनता है, बिटवीन द हेड, अ लाइन पासिंग फ्रॉम द हेड ऑफ फीमर एंड दूसरी लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द फीमोरल कॉन्डाइल्स, राइट। अब ये एंगल भी या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो अगर इंक्रीज होगा देन इट इज एंटीवर्जन, एंड अगर डिक्रीज होगा देन इट इज रेट्रोवर्जन, ठीक है। तो नॉर्मल हिप, दिस इज फीमोरल एंटीवर्जन एंड दिस इज फीमोरल रेट्रोवर्जन। एंटीवर्जन की बात करें तो अगर एंगल 15 से 20 डिग्री से ज्यादा है सो इट इज नोन एज एंटीवर्जन, राइट। अब एंटीवर्जन के साथ क्या होगा कि अगर एंटीवर्जन है पेशेंट का, पेशेंट को एंटीवर्जन है, तो उसकी वजह से फीमर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि मीडियल रोटेशन आ रही है अलोंग विद एडक्शन, एंड अगर मीडियल रोटेशन और एडक्शन आएगा तो ऑब्वियसली जो लेटरल रोटेशन की रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो फीमर है वो एंटीरियरली रोटेटेड हो गई है, मीडियली रोटेटेड हो गई है,
ठीक है। एंड जो आपका फीमोरल एंटीवर्जन है वो कॉक्सावेल्जा के साथ कॉमनली देखा जाता है। सो इन दोनों का मेल रहता है कि अगर किसी पेशेंट को कॉक्सावेल्जा है या फिर अगर किसी पेशेंट को फीमोरल एंटीवर्जन है तो हो सकता है कि उसको दूसरी जो पैथोलॉजी है या फिर जो दूसरा कंसर्न है बायोमैकेनिक्स का वो भी हो। तो हमें ये दोनों चीजें ही साथ में चेक करनी चाहिए। सो फीमोरल एंटीवर्जन यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से जो आपका हिप है वो रोटेटेड है। सो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है कि एंगल ऑफ टॉर्जन कैसे बनता है एंड एंटीवर्जन के टाइम पे कैसे एंगल ये बढ़ जाता है। सो एंटीवर्जन की वजह से क्या होता है कि जो आपकी हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मीडियल रोटेशन हो रहा है फीमर का। अब अगर फीमर का मीडियल रोटेशन हो रहा है अलोंग विद एडक्शन, तो जो आपका एंटीरियर सरफेस है, आर्टिकुलर सरफेस है एंटीरियरली, वो कम एक्सपोज होता है। तो एंटीवर्जन की वजह से जो आपकी हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो अफेक्टेड होती है। क्यों? सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपका जो एंटीरियर सरफेस है फीमर की, जो जॉइंट बनाती है, वो अब कवर नहीं होती, यानी कि वो जॉइंट बनाने में पार्ट अब नहीं लेती। क्यों? क्योंकि जो फीमर है वो एंटीरियरली रोटेटेड हो चुकी है। दूसरा फैक्टर इसमें क्या आता है कि जो हिप एबडक्टर्स हैं उनकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ फॉल करती थी? पोस्टीरियरली फॉल करती थी जॉइंट के, ठीक है। बट अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब वो वहां पे फॉल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से जो एबडक्शन मूवमेंट है अगेन उसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है एंड हमें ज्यादा मस्कुलर एफर्ट लगाना पड़ रहा है। और तीसरी बात क्या हो रही है कि आपका जो जॉइंट रिएक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से भी आपके जॉइंट पे पैथोलॉजी आपको देखने को मिलती है। अब हमें ये भी पता है कि आपका जो फीमर है वो हिप पे तो जॉइंट बनाता ही है बट वो नी पे भी जॉइंट बनाता है। तो अगर फीमर पूरा एंटीरियरली रोटेटेड होगा एंड एडक्शन में जाएगा तो हिप के साथ साथ नी पे भी तो चेंजेस आएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल कनेक्टेड तो है ही वो नी जॉइंट से भी, नी जॉइंट बनाता ही है फीमर। तो नी जॉइंट पे क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका फीमोरल हेड है वो एंटीवर्टेड है, यानी कि जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या चेंज आएगा कि जो हिप जॉइंट के आगे कैप्सुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर है वो क्या करेंगे कि जो फीमर है, जो हेड ऑफ फीमर है, उसको वो दोबारा आगे से प्रेशर लगाएंगे कि वो दोबारा एसिटाबुलम में चला जाए, जिसकी वजह से मीडियल रोटेशन हो जाएगा फीमर का। उसकी वजह से क्या होगा कि जो नी जॉइंट की एक्सिस है वो मीडियली टर्न हो जाएगी, जिसकी वजह से टो इन गेट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में आदमी खड़ा हुआ है, उसके हमें बोज, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हमें नॉर्मल इमेज दिख रही है जहाँ पे फीमर बिल्कुल नॉर्मली अलाइंड है, नी जॉइंट भी बिल्कुल नॉर्मल है एंड टिबिया भी नॉर्मली इंक्लाइंड है एंड फुट इज आल्सो नॉर्मल। बट जहाँ पे फीमोरल एंटीवर्जन हुआ तो फीमोरल एंटीवर्जन की वजह से क्या हो गया कि आपका टो इन गेट हो गया, यानी कि जो पैर है वो अंदर की तरफ को मुड़ जाते हैं। दैट इज नोन एज इन टोइंग गेट, राइट। After some time, the toe in gait is diminished because the compensatory lateral tibial torsion have been developed. This abnormal position of the knee joint axis is called medial femoral torsion. अब कुछ टाइम तक तो क्या होगा कि पैर आदमी अंदर ही करके चलेगा, बट बॉडी के कुछ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स भी तो होते हैं, तो वो क्या करेंगे, टिबिया की लेटरल रोटेशन करवा देंगे। अब ऊपर फीमर तो मीडियली रोटेटेड है, नीचे टिबिया लेटरली रोटेटेड हो जाएगी। तो जैसे ही टिबिया लेटरली रोटेटेड होगी तो जो उसका फुट है वो नॉर्मल अलाइनमेंट में आ जाएगा, यानी कि सीधा आ जाएगा। अब इसका नी जॉइंट पे जो असर पड़ता है दैट इज नोन एज द मीडियल फेमोरल टॉर्जन। तो ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है। अब हम बात करते हैं रेट्रोवर्जन की। तो जब भी एंगल ऑफ टॉर्जन कम हो जाता है, यानी कि 15 से 20 डिग्री से कम हो जाएगा, दैट इज नोन एज दी रेट्रोवर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीमोरल रेट्रोवर्जन का ये डायग्राम है। जो प्रॉब्लम हमने फीमोरल एंटीवर्जन में देखी थी उसके बिल्कुल अपोजिट प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी किसमें, फीमोरल रेट्रोवर्जन में। तो वहां पे मीडियल रोटेशन हो रहा था और एडक्शन हो रहा था। यहाँ पे आपको इंक्रीज लेटरल रोटेशन मिलेगा कि लेटरल रोटेशन तो बहुत बढ़िया तरीके से कर पा रहा है इंडिविजुअल, बट मीडियल रोटेशन की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। जो आपका एंटीवर्जन था उसमें जो एंटीरियर सरफेस था हेड ऑफ फीमर का वो ज्यादा एक्सपोज था, बट यहाँ पे जो पोस्टीरियर सरफेस है वो ज्यादा एक्सपोज है। ठीक है, उसमें आपका इन टोइंग गेट या फिर टो इन गेट था, बट इसमें जो आपके पैर हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे, यानी कि टो आउट गेट होगा। एंड उसमें आपका कंपेंसेटरी लेटरल टिबियल टॉर्जन डेवलप हो रहा था, बट यहाँ पे कंपेंसेटरी क्या होगा, मीडियल टिबियल टॉर्जन डेवलप होगा। सो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ऑफ द फीमोरल एंटीवर्जन, जैसा कि आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अबाउट द हिप जॉइंट कैप्सूल। तो कैप्सूल की हम बात करें तो ये पूरा पेरिफेरी से अटैच होता है, पूरा लेब्रम वेब्रम पूरे हिप जॉइंट को अच्छे से कवर करता है।
ठीक है। और डिस्टली ये फीमोरल हेड तक जाता है, नेक तक जाता है एंड पूरा अच्छे से हिप को भी एसिटाबुलम को भी एंड जो आपका हेड ऑफ फीमर है जीटी तक, वहां तक इसके जो कैप्सूल के फाइबर्स हैं वो आते हैं। सो फीमोरल नेक एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन आर इंट्राकैप्सुलर, बट जीटी और एलटी जो है वो कैप्सूल के अंदर नहीं आते, दीज आर एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर्स, राइट। The fibers near the proximal attachment are arranged in a circumferential manner and form a tight ring just below the femoral head. इन fibers को हम क्या कहते हैं? Zonus orbicularis. And ये क्यों होते हैं? Obviously stability provide करने के लिए, क्योंकि it is a highly mobile joint. तो ये जो आपको light blue color से दिख रहे हैं, these are your zona orbicularis. जो आपका कैप्सूल है वो एंटीरियरली ज्यादा थिकन होता है एंड पोस्टेरो इंफीरियरली ये थोड़ा लूजली पैक्ड होता है। अब बात करते हैं मेन चीज की, दैट इज हिप जॉइंट लिगामेंट्स। तो ये 5 लिगामेंट्स आपको हिप जॉइंट में देखने को मिलेंगे, राइट। सो सबसे पहला जो लिगामेंट आता है दैट इज द इलियोफेमोरल लिगामेंट। अब ये जो लिगामेंट है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है हिप जॉइंट का ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी का, एंड ये एंटीरियरली प्लेस्ड होता है एंड इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। तो जो आपको ग्रीन कलर से हाईलाइटेड दिख रहा है, दिस इज योर इलियोफेमोरल लिगामेंट। अब इसका जो एपेक्स है इट इज अटैच्ड टू द एएसआईएस एंड जो लोअर पार्ट है वो इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन जो होती है फीमर पे, वहां तक इसका जो इंसर्शन है वो होता है। सो दिस इज द इलियोफेमोरल लिगामेंट। इलियोफेमोरल लिगामेंट का काम क्या है कि ये एक तो फॉलिंग बैकवर्ड प्रिवेंट करता है ड्यूरिंग स्टैंडिंग, ठीक है। मीडियल और लेटरल रोटेशन अगर एक्सेस में हो तो उनको प्रिवेंट करता है, रेजिस्टेंस देता है। इसकी जो लेटरल ब्रांच है इट लिमिट्स द मीडियल रोटेशन व्हेन हिप इज इन एक्सटेंशन एंड लिमिट्स द लेटरल रोटेशन व्हेन हिप इज इन न्यूट्रल और फ्लेक्स्ड पोजीशन। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द इलियोफेमोरल लिगामेंट। अब आ जाता है प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। तो ये लिगामेंट भी एंटीरियरली प्लेस्ड होता है एंड इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक रेमस एंड इट इज पासेस एंड देन इट पासेस टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक फॉसा ऑन द फीमर। तो जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है दिस इज योर प्यूबोफेमोरल लिगामेंट एंड इसका काम क्या होता है कि ये इन्फेरोमीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड देता है एंड कंट्रोल करता है लेटरल रोटेशन को इन द एक्सटेंडेड हिप पोजिशनिंग। सो ये दो जॉइंट्स हैं इलियोफेमोरल एंड द प्यूबोफेमोरल, ये एक जेड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं एंटीरियरली, ठीक है, ऑन द हिप जॉइंट। सेम जैसे ग्लिनोह्यूमरल पे भी हमें दिखते हैं ऐसे लिगामेंट्स के स्ट्रक्चर, सेम हमें यहाँ पे हिप जॉइंट पे भी देखने को मिलते हैं। देन इज द इस्कियोफेमोरल लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट है आपका ये आपका पोस्टीरियरली प्लेस्ड होता है एंड इट इज कंपैरेटिवली वीकर फ्रॉम द टू जॉइंट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो फाइबर्स कहाँ से अटैच होंगे? फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एसिटाबुलर रिम एंड द लेब्रम। कुछ फाइबर जो होते हैं वो घूम जाते हैं यानी कि स्पाइरल अराउंड हो जाते हैं फेमोरल नेक पे एंड कैप्सूल में जाके इंसर्ट हो जाते हैं एंड कुछ फाइबर्स हॉरिजॉन्टली आके अटैच हो जाते हैं टू द ग्रेटर ट्यूबरकल। अब इसका काम क्या होता है कि ये प्राइमरी रिस्ट्रेन है मीडियल रोटेशन ऑफ हिप का, चाहे हिप की कोई सी भी पोजीशन हो, फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो या न्यूट्रल हो, मीडियल रोटेशन ये वाला लिगामेंट ही प्राइमरी रिस्ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंटीरियरली आपके 2 लिगामेंट्स हैं एंड पोस्टीरियरली देयर इज 1 लिगामेंट। अब एक और लिगामेंट आता है लिगामेंटम टीरिस। तो मैंने जब आपको फोविया कैपाइटिस बताया था ओवर दी हेड ऑफ फीमर तो मैंने आपको एक लिगामेंट का नाम बताया था कि लिगामेंटम टीरिस जो है वो यहाँ से अटैच होता है। इसको हम राउंड लिगामेंट भी कहते हैं या लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर भी कहते हैं। फ्लैट होता है एंड ट्राइंगुलर होता है। तो इसका जो एपेक्स है वो अटैच हो जाता है फोविया कैपाइटिस से एंड जो बेस है वो कहाँ अटैच होता है? टू द मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलर नॉच। अब ये कई बार एब्सेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार ये हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट ही होगा एंड इसका काम क्या होता है कि आर्टरीज की सप्लाई करता है टू दी हेड ऑफ फीमर। देन इज दी ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। तो जब मैंने आपको प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस पढ़ाई थी तब मैंने आपको इस लिगामेंट के बारे में बताया था कि दिस लिगामेंट अलोंग विद द एसिटाबुलर नॉच इट फॉर्म्स दी फाइब्रो-ऑसियस टनल, जिसमें से जो आर्टरीज हैं या जो नर्व्स हैं वो सप्लाई करती हैं टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको फीमर में देखने को मिलेगी दैट इज योर ट्रेबिकुलर सिस्टम। तो ट्रेबिकुले क्या होते हैं? कैल्सिफाइड प्लेट्स होती हैं टिश्यूज की जिसके अंदर कैंसलस बोन होती है। अब जैसे जैसे आपकी जो फीमर है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है अकॉर्डिंग टू वुल्स लॉ, वैसे वैसे उसकी जो एडेप्टेशंस हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस वो होने लग जाती हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं ट्रेबिकुलर सिस्टम। तो हमारी जो फीमर है उसके अंदर 5 तरीके के आपको ट्रेबिकुलर सिस्टम देखने को मिलेंगे।
अब जब हम नॉर्मल स्टैंडिंग में वेट बेयरिंग में खड़े होते हैं तो आपका जो हेड का वेट है वो कहाँ आएगा, एसआई जॉइंट पे आएगा, फिर पेल्विस पे जाएगा, फिर उसके बाद वो दोनों आपके हिप जॉइंट पे जाएगा, देन नी पे जाएगा एंड देन फुट पे चला जाएगा। सेम इसी तरीके से आपका जो जीआरएफ है यानी ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है वो भी ट्रेवल करेगा। अब ये दोनों जो फोर्सेस होती हैं एक ऊपर से आ रही है एंड एक नीचे से आ रही है, तो इनका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। कई बार ये जो फोर्सेस हैं ये कैंसिल आउट भी हो सकती हैं एंड कई बार ये हो सकता है कि कोई एक फोर्स ज्यादा डोमिनेट कर जाए। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द एनाटॉमी और द बायोमैकेनिक्स ऑफ द लोअर लिम्ब, क्योंकि यहाँ पे वेट बेयरिंग एंड नॉन वेट बेयरिंग दोनों चीजों के कंसेप्ट लगते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि नीचे से भी एक फोर्स आ रही है, ऊपर से भी एक फोर्स काम कर रही है, तो जो आपकी फीमोरल नेक है वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोर्सेस आने के चांसेस हो जाते हैं एंड इसकी वजह से उसका फ्रैक्चर या बेंडिंग हो सकता है। इसी की वजह से क्या होता है कि आपके फीमर की बोन के अंदर ट्रेबिकुलर सिस्टम डेवलप हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेस। ठीक है, so these are the forces which are acting on the femoral head: tensile force, compressive force. Okay. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके 5 ट्रेबिकुलर सिस्टम होते हैं जिसमें कि 2 आर मेजर एंड 3 आर दी माइनर। तो 2 मेजर में कौन से आते हैं? मीडियल कंप्रेसिव ट्रेबिकुलर सिस्टम एंड दी लेटरल टेंसाइल ट्रेबिकुलर सिस्टम। तो सबसे पहले मीडियल कंप्रेसिव ट्रेबिकुलर सिस्टम को पढ़ लेते हैं। सो इट इज आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल कंप्रेसिव ट्रेबिकुलर सिस्टम। ये कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द मीडियल कॉर्टेक्स। यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, तो ये जो प्रिंसिपल कॉर्टेक्स है, प्रिंसिपल कंप्रेसिव आपका ट्रेबिकुलर सिस्टम है, ये मीडियल कॉर्टेक्स से अराइज हो रहा है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ रेडिएट होता है एंड जो सुपीरियर एस्पेक्ट होता है फेमोरल हेड का वहां तक जाता है। अब इसके जो फाइबर्स हैं दीज आर ओरिएंटेड अलोंग द वर्टिकुलर कंप्रेसिव फोर्सेस पासिंग थ्रू द हिप जॉइंट। तो ये प्राइमरी रिस्ट्रेन है या फिर प्राइमरी स्ट्रेस के थ्रू डेवलप हुआ है ऑफ द कंप्रेसिव फोर्सेस, राइट। तो यहाँ पे आप इमेज में ये चीज देख सकते हो। देन इज योर प्रिंसिपल टेंसाइल ट्रेबिकुलर सिस्टम एंड इसको हम लेटरल या टेंसाइल ट्रेबिकुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है आपका टेंसाइल ग्रुप। अब ये अराइज कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द लेटरल कॉर्टेक्स ऑफ द अपर फीमोरल शाफ्ट एंड ये क्रॉस करता है मीडियली एंड इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड ऑफ फीमर पे जाके ये खत्म हो जाता है। ठीक है, एंड ये कौन सी शेयर फोर्सेज है जो टेंसाइल फोर्सेज आती हैं फीमोरल नेक पे उनके लिए रिस्ट्रेन करता है, राइट। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, दिस इज द प्राइम प्रिंसिपल टेंसाइल ग्रुप और द ट्रेबिकुलर सिस्टम ऑफ द फीमर। अब अगर आप इन दोनों के बीच में देखोगे, जो आपका प्रिंसिपल कंप्रेसिव ग्रुप है एंड प्रिंसिपल टेंसाइल ग्रुप है, इनके बीच में एक थोड़ा सा जोन है ट्रायंगुलर शेप का, जहाँ पे कोई भी आपको ऐसा ट्रेबिकुलर सिस्टम नहीं दिखेगा। इसे हम कहते हैं वार्च ट्रायंगल एंड ये बहुत ज्यादा जोन ऑफ वीकनेस या फिर जोन ऑफ इंजरी का एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रेबिकुलर सिस्टम क्रॉस नहीं कर रहा होता एंड यहीं पे आपकी जो बेंडिंग फोर्सेज हैं वो ज्यादा काम कर जाती हैं विच कैन लीड टू फ्रैक्चर। तो ये थोड़ा सेंसिटिव जोन होता है इन दी फीमर बोन, राइट। सो दिस इज द जोन ऑफ वीकनेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ द हिप जॉइंट। सो मेक श्योर टू वॉच द अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड इफ you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and for the second part the link is in the description box below.